आज से 30 साल पहले हमारा भारत बर्बादी की कगार पर पहुंच गया था और हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज इतना भी नहीं बचा था कि देश सिर्फ एक महीना भी गुजार सके। ऐसे में इंडिया के महान इकोनॉमिस्ट डॉक्टर मनमोहन सिंह ने वित्त मंत्री की कमान संभाली और ऐसे अनएक्सपेक्टेड फैसले लिए जिसने भारत की काया पलट कर दी। आज उन्हीं के ही कोशिशों का नतीजा है कि देश बहुत बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर निकलकर दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है। लेकिन क्या थी 1991 के इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह और कैसे मनमोहन सिंह ने देश को बर्बाद होने से बचाया, चलिए इस वीडियो में हम डिटेल से बात करते हैं। आज हम जिस बदतर हालत में श्रीलंका को देख रहे हैं, 32 साल पहले हमारा देश भी उसी राह पर निकल पड़ा था। भुखमरी देश के हर कोने में फैली हुई थी और महंगाई अपने चरम पर थी, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट 13.87% पर पहुंच गया था। उस समय इंडिया की एवरेज लाइफ स्टाइल 58 ईयर्स थी, जबकि दुनिया का एवरेज 65 था। साथ ही भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कर्ज लेने वाला देश बन गया था, जिसके ऊपर $72 बिलियन से भी ज़्यादा का लोन था। लेकिन इन सब हालात से हम कैसे बाहर निकलें, इसे जानने से पहले हमें यह जान लेना चाहिए कि आखिर देश इस खराब सिचुएशन तक पहुंचा कैसे। ये बात शुरू होती है 1947 से, जब लंबी लड़ाई लड़कर हमारा देश अंग्रेजों से आज़ाद हुआ था। लेकिन उसके बाद भी हमें 3 युद्धों का सामना करना पड़ा, जिसमें 2 पाकिस्तान से हुए थे और 1 चाइना से हुआ था। जैसा कि हम सबको पता है कि जिस देश में युद्ध चल रहा होता है उसकी इकोनॉमी बहुत ही तेज़ी से नीचे जाने लगती है। इंडिया के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ और इन लड़ाइयों का असर बहुत सारे कारोबार पर दिखा। साथ ही बॉर्डर पर ज़्यादा रिसोर्सेज प्रोवाइड करने के लिए सरकारी खजाना भी खाली करना पड़ा और इन सबका इम्पैक्ट कुछ ही समय में इंडियन इकोनॉमी में साफ तौर पर दिखने लगा। वैसे वॉर ही इकलौता रीजन नहीं था जिसके चलते देश आर्थिक तबाही की तरफ बढ़ रहा था, बल्कि इसकी वजह हमारी ही बनाई गई कुछ पॉलिसीज़ भी थी और इन पॉलिसीज़ को बनाने का रीजन थे अंग्रेज। असल में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कारोबार करने के मकसद से आई थी, लेकिन कारोबार के साथ साथ वो हम पर भी राज करने लग गए। इसी के चलते देश जब आज़ाद हुआ तो ऐसी पॉलिसीज़ बनाई गई जिससे बाहर की कोई भी कंपनी हमारे देश में आकर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सके, क्योंकि हमारे लीडर्स के साथ साथ हमारे नागरिकों को भी डर सता रहा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे कोई दूसरी कंपनी यहाँ आकर देश पर फिर से इतना हावी ना हो जाए कि दोबारा से हम गुलामी की ज़िंदगी जीने लगे। अब ऐसे पॉलिसीज़ बनाने के पीछे की भावनाओं को तो हम समझ सकते हैं, लेकिन इसी की वजह से देश डेवलपमेंट से काफ़ी दूर होता जा रहा था। पहले ही ब्रिटिशर्स देश को खोखला कर चुके थे, जिसके चलते लोगों के पास इतने पैसे भी नहीं थे जिससे बहुत सारी फैक्ट्रीज लगाई जाएं। ऐसे में उस टाइम जो भी मेजर इंडस्ट्रीज थी, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, टेलीकॉम, स्टील और माइनिंग, ये सभी गवर्नमेंट को ही ऑपरेट करनी पड़ती थी। गवर्नमेंट के अलावा बहुत कम ऐसे बड़े इंडस्ट्रियल थे जिन्होंने अपना बड़ा बिजनेस सेटअप करके अपने देश की इकोनॉमी में मेजर कंट्रीब्यूशन दे रहे थे। अब बड़ी संख्या में इंडस्ट्रीज न खुल पाने का रीज़न तो फंड की कमी थी ही, लेकिन इसका सेकेंड रीज़न था लाइसेंस। जी हाँ दोस्तों, उस समय अगर किसी को फैक्ट्री लगानी होती थी तो उसको लाइसेंस हासिल करने के लिए बहुत मुश्किल प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता था। इसमें कई तरह के पेपर वर्क इंक्लूड होते थे, लंबा टाइम लगता था, ऊपर से करप्शन में चीज़ों को और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर दिया था। और इन सभी प्रॉब्लम के पीछे एक और भी परेशानी थी, वो ये कि इस समय सरकार खुद भी ये चाहती थी कि पब्लिक सेक्टर ही देश में फले फूले और प्राइवेट कंपनी ज़्यादा पैर न पसारें, क्योंकि तब सरकार को ऐसा लगता था कि देश की तरक्की के लिए यही सही रास्ता है। इसी सोच के साथ 1950 के बाद से देश में सोवियत मॉडल लागू कर दिया गया, जिसके तहत सरकार ही देश के इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट और प्राइस को तय करेगी, जबकि ये आमतौर पर मार्केट डिमांड के तौर पर होता है कि कौन सा प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कितनी होनी है। लेकिन ये फैसला ब्यूरोक्रेट्स और इकोनॉमिस्ट ग्रुप लेने लग गए थे। जैसे कि अगर कोई कार बनाने वाली कंपनी है तो उसको कितने कार की मैन्युफैक्चरिंग करेंगे वो मार्केट की डिमांड नहीं बल्कि सरकार तय करती थी। एग्जाम्पल के लिए अगर कोई कंपनी कहती कि हमारी कैपेसिटी 5000 कार मैन्युफैक्चरिंग करने की है, तो सरकार उसको बोलती कि नहीं, सिर्फ 500 ही बनाओ। दूसरे देशों से कितने कच्चे माल का इंपोर्ट किया जाएगा और उसे किस कीमत पर बेचा जाएगा, ये सब सरकार के ही हाथों में था। इन्हीं सभी रीजन की वजह से हमारी इकोनॉमी बहुत बड़े क्राइसिस की तरफ बढ़ने लग गई और ऐसे ही साल गुजरते हुए आया 1985, जिसके बाद चीज़ें और भी ज़्यादा चैलेंजिंग हो गई। असल में उस समय इंडिया में उसका सबसे बड़ा सपोर्टर था सोवियत यूनियन, जिसे यूएसएसआर के नाम से भी जाना जाता था। यूएसएसआर 14 से 15 नेशंस का एक यूनियन था जो उस समय विघटन हो गया और इस डिवीज़न की वजह से इंडिया और रसिया के बीच के रिश्ते कुछ समय के लिए डिस्टर्ब हो गए, जिसका सीधा असर देश की इकोनॉमी पर भी पड़ा,
क्योंकि रसिया भारत को ट्रेड और टेक्नोलॉजी के फील्ड में कई तरह का असिस्टेंट प्रोवाइड कर रहा था। इसके बाद में आया साल 1990, जब गल्फ वॉर शुरू हुआ और इस वॉर में अमेरिका सहित 32 देश शामिल हुए और ज़्यादातर पेट्रोलियम गल्फ कंट्री से ही इंपोर्ट किए जाते थे। और इस वजह से इस वॉर का असर हमारे देश पर भी पड़ने लगा और ग्लोबल स्केल पर तेल की कीमतें आसमान छूने लगी, जिससे कि देश का व्यापार और इकोनॉमी स्लो डाउन होना शुरू हो गई। इस वॉर से न केवल पेट्रोलियम के दाम बढ़े, बल्कि गल्फ कंट्रीज में काम करने वाले इंडियंस की इनकम पर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने लग गया। देश में रेमिटेंस कम आने लगे और इससे लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड खराब होने लगा। ऐसे में देश की हालत ये हो गई थी कि इंपोर्ट करने के लिए हमारे पास सिर्फ 2,500 करोड़ का ही फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बचा हुआ था। देश की मुसीबतें यहीं पर खत्म नहीं हुई, बल्कि इनके साथ ही भारत एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम से जूझ रहा था और वो थी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। साल है 1991, जब जनता पार्टी की माइनॉरिटी गवर्नमेंट देश में शासन कर रही थी। क्योंकि इसे कई सारी पार्टियों के गठबंधन से बनाया गया था, इसलिए पार्टियों में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट होने लगे। इसके अलावा फरवरी 1991 में हाल तो यह हो गया कि चंद्रशेखर सरकार पार्लियामेंट के अंदर बजट तक पास नहीं करवा पाई। इसके बाद से फॉरेन रेटिंग एजेंसीज ने इंडिया की क्रेडिट रेटिंग को बहुत ज़्यादा नीचे गिरा दी, जिस वजह से बाहर से लोन मिलना बहुत मुश्किल हो गया। और इन्हीं सब परेशानियों के बीच चंद्रशेखर की सरकार गिर गई और दूसरे तरफ राजीव गांधी की भी तमिलनाडु में बॉम्ब ब्लास्ट करके हत्या कर दी गई। यानी कि कुल मिला जुलाकर देश में पॉलिटिकल क्राइसिस भी अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका था। खैर, इसके कुछ समय बाद इलेक्शन हुआ, कांग्रेस सरकार बनी और प्राइम मिनिस्टर की सीट पर पीवी नरसिम्हा राव को बैठाया गया। अब देश के हालात को देखते हुए नरसिम्हा राव ने पीएम पद पर बैठने की खुशी मनाने की जगह पहले ही दिन कैबिनेट सेक्रेटरी को बुलाकर पूछा कि देश का हाल क्या है, क्या ये सच में इतना बुरा है जो न्यूज़ में पढ़ने और देखने को मिल रहा है। इस पर कैबिनेट सेक्रेटरी का जवाब था, नहीं सर, हाल तो इससे भी ज़्यादा बुरा है। असल में हमारे पास सिर्फ इतना ही फॉरेन एक्सचेंज बचा हुआ था जिससे कि हम अगले 3 हफ्ते तक ही इंपोर्ट कर पाएं। और अभी भी अगर कुछ बड़े स्टेप्स नहीं लिए गए तो हो सकता है कि देश को बैंकरप्ट घोषित करना पड़ जाए। ये सब सुनने के बाद नरसिम्हा राव ने फौरन ही डॉक्टर मनमोहन सिंह को फ़ोन करके बुलाया, जो कि पहले आरबीआई के गवर्नर और फाइनेंस सेक्रेटरी रह चुके थे। नरसिम्हा राव ने मनमोहन सिंह को फाइनेंस मिनिस्टर की गद्दी सौंपी और कहा कि देश को बचाना आज से आपकी जिम्मेदारी है। इस कन्वर्जेशन के ठीक 1 महीने बाद मनमोहन सिंह ने एक ऐसा बजट सबमिट किया जिसने देश की काया पलट कर दी। और जो इंडिया उस समय बर्बादी के मुहाने पर खड़ा था, आज उन्हीं के फैसलों की वजह से रोज नई नई मिसालें पेश कर रहा है। तो आखिर क्या किया था मनमोहन सिंह ने जिससे हमारी इकोनॉमी पर ओवरऑल इम्पैक्ट पड़ा? चलिए इसको भी हम जान लेते हैं। सबसे पहले तो लाइसेंस राज को खत्म कर दिया गया और कंपनीज पर लिमिटेड प्रोडक्शन का जो नियम लगाया गया था उसे भी समाप्त कर दिया गया। दूसरा बदलाव इंपोर्ट पॉलिसी में किया गया। उस समय की पॉलिसी के अकॉर्डिंग बहुत से ऐसे आइटम्स की लिस्ट थी जिससे उनके इंपोर्ट पर रोक लगा दी गई थी, और जो आइटम्स इंपोर्ट किए जाते थे उन पर भी बहुत ज़्यादा टैक्स वसूला जाता था। इस वजह से ये टैक्स इतने एक्सपेंसिव हो जाते थे कि आम इंसान उसे खरीद ही नहीं सकता। आज हम इसी तरह का ही टैक्सेशन नेपाल में भी देख सकते हैं। वहाँ की गवर्नमेंट में कार इंपोर्ट करने पर कई तरह के टैक्स रेस्ट्रिक्शन लगा रखे हैं, साथ ही उन पर 200 से लेकर 300% टैक्स पे करने पड़ते हैं, जिस वजह से जो कार हमारे इंडिया में 6 लाख रुपए की मिलती है उसकी कीमत नेपाल में करीब 29 से 30 लाख हो जाती है। खैर, भारत में अपनी इस पॉलिसीज में बदलाव करके कुछ आइटम्स की एक लिस्ट जारी की और कहा कि इसे छोड़कर आप दुनिया की हर एक चीज़ को इंपोर्ट कर सकते हैं। हमने पहले जिस तरह की इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसी अपनाई थी वो बेटर रिजल्ट देने में फेल हो गई थी और आज़ादी के 40 साल बाद भी कोई खास डेवलपमेंट देखने को नहीं मिली थी। इसी के चलते मनमोहन सिंह ने बाहरी इन्वेस्टमेंट को अलाउ कर दिया, जिससे देश को नई टेक्नोलॉजी और फंड मिल सके। उन्होंने फॉरेन इन्वेस्टर्स को इंडिया में 51% तक इन्वेस्टमेंट करने की अनुमति दे दी थी। साथ ही फॉरेन कंपनी को इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट करने में गवर्नमेंट का सपोर्ट मिला, जिसके बाद वोडाफोन, पेप्सी, सैमसंग और इन्हीं के जैसे बहुत सी ऐसी कंपनीज थी जो इंडिया में अपना बिजनेस सेटअप करने लग गई। अब दोस्तों, मनमोहन सिंह के आने के पहले तक कई सारे ऐसे सेक्टर्स थे जिनको पब्लिक सेक्टर कंपनीज के लिए ही रिजर्व करके रखा गया था, जिसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल था टेलीकॉम। लेकिन 1991 के बाद इस रेस्ट्रिक्शन को भी हटा दिया गया और परमिशन दे दी गई कि कोई भी व्यक्ति इस सेक्टर में अपना बिजनेस रन कर सकता है। नेक्स्ट पॉलिसी जिसमें बदलाव किया गया उसने भी देश की कायापलट करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई, और वो थी सेबी। असल में सेबी को 1988 में एस्टेब्लिश कर दिया गया था, लेकिन इसे बहुत ज़्यादा पावर नहीं दी गई थी
मगर जब इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा दिया जा रहा था तो ऐसे में मनमोहन सिंह ने सोचा कि कंपनीज अपना आईपीओ भी लेकर आएंगी और इन्हें बेहतर ढंग से ऑपरेट करने के लिए बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस की ज़रूरत तो पड़ने ही वाली है। इस सिनेरियो को सोचते हुए सेबी को मजबूत बनाने के लिए सेबी एक्ट को पास किया गया। इसके बाद से जो बदलाव हुआ वो था टैक्सेस में। देश अपनी किस्मत बदलने के लिए तैयार तो था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि सरकारी खजाने में पैसे ही नहीं थे। साथ ही जो टैक्स टू जीडीपी रेशियो था उससे बहुत ही कम पैसे गवर्नमेंट को मिल रहे थे, जिसे देखते हुए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि जो लोग ज़्यादा टैक्स दे सकते हैं उनसे ही मेजर कंट्रीब्यूशन लेना चाहिए। इसके बाद से इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि गुड्स और सर्विस पर लगाया जाता है, उनकी जगह डायरेक्ट टैक्स यानी कि कमाई के हिसाब से जो टैक्स लिया जाता है उन पर ज़्यादा ध्यान दिया गया। मनमोहन सिंह ने 24 जुलाई 1991 को पार्लियामेंट के अंदर बजट पेश करते हुए इन सारे बदलाव के बारे में बताया, जो कि सरकार के साथ मिलकर करने जा रहे थे। और ये सुनकर पूरा संसद तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। और इसी के साथ ही आखिरी में बिस्मिल्लाह इजीमाबादी की लिखी मशहूर लाइन पढ़कर सुनाई, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। लेकिन इसके अलावा एक ऐसा काम भी हुआ था जिससे कि आम नागरिकों से छुपाया गया था, और जब लोगों को इसके बारे में पता चला तो ऐसा महसूस हुआ कि सरकार ने उनके मान सम्मान को गिरवी रख दिया है। असल में क्रेडिट स्कोर डाउन होने की वजह से कोई भी इंडिया को लोन देने के लिए तैयार नहीं था। इसलिए मनमोहन सिंह ने देश के 67 टन सोना गिरवी रख के इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से $2.2 बिलियन का लोन लिया था, ताकि फॉरेन एक्सचेंज को तुरंत बढ़ाया जा सके। अब भले ही कुछ लोगों को उनका ये फैसला गलत लगा हो, लेकिन देश के लिए ऐसा करना बहुत ज़रूरी था। खैर, ये तो हुई पॉलिसीज और उनमें किए गए चेंजेस की बात। इसके बाद देश में किस तरह का परिवर्तन आया इस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। कुछ ही सालों में ग्लोबलाइजेशन की वजह से भारत का ग्रोथ रेट 4.3% से 7 और 8% के आसपास हो गया था। टेलीकॉम सेक्टर में नई नई कंपनी सर्विस देना शुरू कर दी। जहां हम सिर्फ दूरदर्शन देखा करते थे, वहां सोनी, जी और स्टार प्लस की एंट्री हुई। ये थी मनमोहन सिंह के द्वारा बनाई गई वो पॉलिसीज जिसने देश को बैंकक्रप्ट होने से बचाया। और आज भी उन्हीं नीतियों को ही फॉलो करके इंडिया दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी वाला देश बन गया है।